कई वर्ष पूर्व महाराष्ट्र प्रांत संघचालक माननीय काशीनाथ पंचली में इनका षष्ठ्यब्द पूर्ति समारोह हुआ। उसमें प्रमुख भाषण परम पूजनीय गुरु जी का था। उस भाषण में गुरु जी ने एक बात ऐसी कही कि लोगों के ध्यान में नहीं आया कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला। वैसे तो उस भाषण में काशीनाथ पंत लिमये के नेतृत्व के गुणों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कैसे करना इसका दिशा दर्शन था, किंतु बीच में उन्होंने ऐसी बात कही कि सभी संकटों का मुकाबला करते हुए पूरी बर्बादी के बावजूद आत्मविश्वास हिम्मत के साथ काशीनाथ पंत फिर से खड़े हुए। और इतना ही नहीं तो केवल मित्रों का नहीं, जिन्होंने शत्रुत्व किया ऐसे भी लोगों का विश्वास प्राप्त किया और इस विभाग में जननेता के नाते प्रस्थापित हो सके। इससे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अमेरिकन साहित्य का अध्ययन नहीं किया होगा। जैसे अमेरिकन साहित्य में हाउ टू बिकम ए लीडर, नेता कैसे बनना, ऐसी जो किताबें हैं वो काशीनाथ पंत ने नहीं पढ़ी होगी, ऐसा मुझे विश्वास होता है। अब उन दिनों में ये वाक्य ऐसा अटपटा सा लगता था। अभी अभी पश्चिम में भी कुछ विचारवंत लोगों को ऐसा लगा कि यश साहित्य जो पश्चिम का है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो स्टीफन कोवे एक अच्छे विचारवंत है। उन्होंने 200 साल का अमेरिकन यश साहित्य पढ़ा। वहां का यश साहित्य 200 साल का है। उन्होंने ऐसा बताया कि इस यश साहित्य के 2 हिस्से होते हैं। पहले महायुद्ध तक, महायुद्ध समाप्ति तक एक हिस्सा, लगभग, वैसा तो एकदम कट एंड ड्राई ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु ब्रॉडली पहला महायुद्ध समाप्त होते तक एक हिस्सा, उसके बाद दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में जो यश साहित्य आता था उसमें स्वयं श्रेष्ठ कैसे बनना, अच्छे गुण अपने अंदर कैसे लाना, आत्मविकास कैसे करना, इस पर आग्रह रहता था। दूसरा हिस्सा जो भी पिछले 70 साल से आ रहा, इसमें स्वयं वास्तव में श्रेष्ठता कैसे संपादन करना, इस पर आग्रह नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा मैं दुनिया को कैसे बता सकता हूं? इसके लिए जो तरकीब करनी पड़ती है, जो चालाकियां करनी पड़ती है, जो हथखंडे अपनाने पड़ते हैं, कैसे करना। तो स्वयं श्रेष्ठ बनना यह बात नहीं, स्वयं को श्रेष्ठ बताना, प्रोजेक्ट करना, डेल कार्नेगी टाइप, इस तरह का यह दूसरे कालखंड का यश साहित्य, ऐसा उन्होंने कहा। पहले कालखंड के यश साहित्य को उन्होंने नाम दिया कैरेक्टर एथिक, दूसरे को नाम दिया पर्सनैलिटी एथिक। और इस कालखंड में जितना चरित्र साहित्य भी पश्चिम में निर्माण हुआ, उस पर यह पर्सनैलिटी एथिक का परिणाम हुआ है। क्योंकि स्वयं श्रेष्ठ कैसे बनना ये चिंता का विषय नहीं रहा, हम श्रेष्ठ है ऐसा दुनिया को कैसे बताना यह चिंता का विषय रहा, जिसको प्रतिमा निर्माण कहते हैं, इमेज बिल्डिंग कहते हैं। और उसके कारण केवल साइकिल के ट्यूब में मोटर के पंप से हवा भरते जाना, इस तरह का चरित्र लेखन वहां शुरू हुआ। इसके कारण जितने चरित्र लिखे गए उसमें वास्तविक व्यक्तित्व, कर्तृत्व का संपूर्ण सम्यक संतुलित दर्शन ये भी होना संभव नहीं रहा। और नेतृत्व के गुणों का
मूल्यांकन ये भी होना संभव नहीं रहा। ये बात अब पश्चिम के लोगों के ख्याल में आ रही, इसलिए अब नए ढंग से चरित्र लेखन उन्होंने शुरू करने का सोचा है। सबसे बड़ा जो उधर का माना जाता है अब्राहम लिंकन, उसके बारे में अब वो कह रहे जितना साहित्य उतना मंगाओ। एक साहित्यिक ने सारा साहित्य मंगवाया, लेकिन सब जगह उन्होंने कहा कि भाई हमको बाकी साहित्य नहीं चाहिए, हमने सब पढ़ा है। नेतृत्व के गुणों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने वाला अब्राहम लिंकन के बारे में साहित्य चाहिए। तो वो साहित्यिक डोनाल्ड फिलिप लिखते हैं कि सब लाइब्रेरीज को लिखा, कहीं से भी ऐसा एक भी लेख या एक भी किताब मेरे पास नहीं आई, क्योंकि पहले कालखंड में लिंकन के बारे में जो लिखा गया वो कैरेक्टर थी वास्तविकता के आधार पर, किंतु इसमें ये विश्लेषणात्मक मूल्यांकन ने दूसरा था केवल प्रतिमा निर्माण के आधार पर। उसमें तो ये विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का सवाल ही नहीं था। इसलिए फिलिप डोनाल्ड ने ऐसा लिखा है कि एक भी किताब और एक भी लेख लिंकन के बारे में मेरे पास नहीं आया। उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया। अब हमारे यहाँ के साहित्य में भी प्रायः पश्चिम का प्रभाव होता है, जिसके कारण शैली वहां की आ जाती है, और जब लेखक के मन पर आती है तो वाचक के पाठक के मन पर भी आती है। इसके कारण किसी का भी ठीक ढंग से व्यक्ति दर्शन, कर्तृत्व दर्शन संपूर्ण रूप से संतुलित ढंग से प्रमाणबद्धता के साथ करना, यह हमारा प्रयास भी नहीं रहता। चरित्र भी लिखा हो तो भी हम जब पढ़ते हैं तो जो चकचकाहट वाली घटनाएं हैं, चकचकाहट वाले गुण हैं, वो तो हमारे मन में रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन किसी का भी संपूर्ण व्यक्ति दर्शन होना चाहिए हमारा आग्रह नहीं रहता। अभी जैसा हम देखें परम पूजनीय गुरु जी के बारे में पहले नाना पालकर जी ने लिखा, बापूराव दत्ती जी ने लिखा, अभी बापूराव जी भिशिकर ने लिखा, और मैंने कहा कि बापूराव जी भिशिकर वगैरह तीनों इस विषय में अधिकारी पुरुष है। अब चरित्र लिखते समय इनके सामने क्या कठिनाई आई होगी, हमने सोचा क्या गुरु जी का चरित्र लिखना है। कोई संपूर्ण चरित्र लिख सकता है? व्यक्तित्व का संपूर्ण दर्शन हो सकता है क्या डॉक्टर जी के बारे में, क्या गुरु जी के बारे में? जैसे डॉक्टर जी के बारे में हम जानते हैं, डॉक्टर जी और गुरु जी दोनों आत्मविलोपी थे। आत्मविलोपी माने अपने बारे में बोलना ही नहीं, अपने बारे में सोचना ही नहीं। अब जैसे हम कहते हैं कि गुरु जी आध्यात्मिक पुरुष थे, क्या उनका आध्यात्मिक जीवन था, किसको जानकारी है? जैसा मैंने सुबह कहा कि कभी भी प्राइवेटली पब्लिकली बोलते समय ना अपने गुरु अखंडानंद जी के बारे में कभी बोला, न सारगाछी आश्रम में क्या हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी थी, पता ही नहीं। डॉक्टर जी के जीवन में तो और भी मुश्किल थी कि वो क्रांतिकारी में रहने के कारण गुप्तता यह और भी उनको ज्यादा आत्मविलोपी बनाता था। गुरु जी आध्यात्मिक जीवन में रहने के कारण आत्मविलोपी स्वभाव उनका और भी अधिक हो गया था। ऐसे आत्मविलोपी व्यक्तित्व के बारे में सारे तथ्य इकट्ठा करना और फिर उनका ठीक कैरेक्टराइजेशन करना और कैरेक्टराइजेशन के आधार पर मूल्यांकन करना, ये बहुत कठिन बात है। लेकिन कम से कम ये करना चाहिए। प्रवृत्ति हम लोगों में जब आ जाएगी, वाचकों में, पाठकों में, स्वयंसेवकों में, तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा उस दिशा में प्रयास करेंगे समझने के कि व्यक्तित्व क्या है, कर्तृत्व क्या है। अब हम उदाहरण के लिए ले, गुरु जी के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, ये बात सही है। सारा समग्रता उसमें है क्या, संतुलन उसमें है क्या, प्रमाणबद्धता उसमें है क्या? मैं उदाहरण के लिए एक बात बताऊं। जैसे गुरु जी की स्मरण शक्ति अति तीव्र थी, इसकी हजारों घटनाएं, हजारों लोग बता सकते हैं कि कितनी स्मरण शक्ति तीव्र थी, ये तो हम जानते हैं।
बिल्कुल बचपन से बुद्धिमत्ता बहुत तीक्ष्ण थी। कई उदाहरण इसके आते हैं। तो यह जो बुद्धिमानी है, स्मरण शक्ति है, एक चकचकाहट वाला यह गुण है, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। किंतु हमारे भी आंखों से दूसरी बात ओझल हो जाती है। हम तो गुरु जी के अनुयायी हैं, तो भी बात आंखों से ओझल हो जाती है कि बचपन से जैसे वो तीक्ष्ण बुद्धिमान थे, वैसे बहुत भावुक भी थे। पिताजी पूज्य भाऊ जी बताते थे कि मिडिल स्कूल में उनका एक कविता थी, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये कविता जब हम पढ़ाते थे तो उस समय हमारा मधु लगातार आंसू बहाता था। पूजन ताई बताती थी कि मराठी में एक कविता है पक्षिणी के बारे में, जिसको तीर लगता है शिकारी का, क्षणों क्षण पड़े उठे परिबड़े उड़े बापुरी। बोली ये कविता उनके कोर्स में थी। मधु पढ़ नहीं सकता था क्योंकि लगातार रोना आता था, और दूसरा जब कोई पढ़ता था तो ये लगातार रोता था। बचपन की बात बताई। अब वो भावुकता रही, आखिर तक रही। जीवन के अंतिम चरण में एक अनोखा संयोग हुआ। बद्रीनाथ की यात्रा पर गए। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी गुरु जी साथ साथ, उस प्रसंग के साक्षीदार अपने पूजनीय सरसंघ चालक रज्जू भैया, वो सारा मैनेज कर रहे थे। वो बताते थे कि बद्रीनाथ में भागवत कथा बताने वाले प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, सुनने वाले श्रोता गुरु जी। और बोले ऐसा अपूर्व संयोग था, और दोनों माने भागवत कथा बताते बताते प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भावो विभोर होते थे बार बार, और गुरु जी के नेत्रों से बार बार आंसू बहते थे। तो रजुभा ने कहा है कि ऐसा जीवन में एक विलक्षण दृश्य हमने बद्रीनाथ की उस यात्रा में देखा, ऐसा कहा है। अब ये जो भावुकता है, इसका बहुत महत्व है व्यक्तित्व के दृष्टि से, बहुत। किंतु हम जैसे स्मरण शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, इसका महत्व समझते हैं, इन बातों का महत्व नहीं समझते। अपने यहां कहा गया है भक्तिमय ज्ञान, ज्ञानमय भक्ति, लविंग नॉलेज, ऐसा कहा, लविंग नॉलेज। हम या तो भक्ति का महत्व समझते हैं या ज्ञान का महत्व समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा जिसको कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोनों मिलकर जो एक गुण तैयार होता है, इमोशन और इंटेलिजेंस, भावनाएं और बुद्धिमानी, दोनों मिलकर जो एक गुण तैयार होता है, उसका विचार हमारे देश में अभी तक नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि केवल प्रतिमा निर्माण की ओर सबका प्रवाह होने के कारण इस तरह का समग्र संतुलित प्रमाणबद्ध ऐसा दर्शन होता नहीं। अब हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो होती है हर एक की। सरदार पटेल ने 700 स्टेट्स का विलीनीकरण किया, सब जानते हैं। उनके जो व्यक्तिगत मन का मोल्डिंग हुआ, हृदय का, आत्मा का मोल्डिंग हुआ, कैसा हो, इसकी जो छोटी छोटी बातें हुई होगी, वो समझने की हम कोशिश भी नहीं करते। महात्मा जी श्रेष्ठ हो गए ऐसा हम कहते, तिलक जी श्रेष्ठ हो गए ऐसा हम कहते, लेकिन उनका जो मोल्डिंग हुआ कैसे हुआ। मैं छोटा था तो तिलक जी के 3 चरित्र खंड नरसिंह चिंतामण कहकर श्रेष्ठ लेखक है, उन्होंने लिखे थे। बाद में बड़ा होने के बाद मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई वो चरित्र खंडों में उससे तिलक जी क्या थे ये जितना दिखाई देता है, उतना ही नरसिंह चिंतामण कहकर क्या है यह भी दिखाई देता है। तो शिवाजी के बारे में महाराष्ट्र में 2 श्रेष्ठ पुरुष प्रवचन देते थे, एक बाबा साहब पुरंदरे, एक बाल शास्त्री हरदास। तो सामान्य लोग भी कहते थे कि बाबा साहब पुरंदरे का शिवाजी हम सुनते हैं तो ख्याल में आता है शिवाजी क्या थे,
बाल शास्त्री हरदास का शिवाजी सुनते तो ख्याल में आता है कि बाल शास्त्री हरदास क्या थे। मैं कहने का मतलब है कि चरित्र इस ढंग से लिखना और उसको समझना बहुत कठिन बात होती है। व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो बिल्कुल छोटी छोटी बातें बचपन से जो होती जाती है, जो घटनाएं होती जाती है, उसका जो इम्पैक्ट मन के ऊपर होता है। अब बचपन में बड़े भाई को विवेकानंद के बारे में एक पैसेज मुखस्त करके बोलना था, वो बीमार हो गया, तो वो मुखस्त कर रहा था, उसी में गुरुजी ने उसका मुखस्त हो गया और भाई की जगह गुरुजी ने वो मुखस्त करके वहां बताया। ये घटना तो बहुत बड़ी है, ये तो हमारे ख्याल में, लेकिन क्या बचपन में इतना ही होगा? खेलते होगे, जानते हैं कि जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं वो भी नागपुर के गली में गोली खेलते थे, इटी दांडू खेलते थे, आगे चलकर हॉकी में रुचि पैदा हुई, बनारस में गए तो टेनिस में रुचि पैदा हुई। ये सारा जो होता है, अब व्यायाम की बात है। ग्रंथ वाचन बहुत करते थे, इसका तो बहुत हम ये ख्याल करते हैं कि 25,000 30,000 ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए थे। लेकिन बचपन से व्यायाम का शौक था। प्रातः सूर्य नमस्कार करते ही थे घर में, बाहर व्यायामशाला में जाते थे, वहां दंड बैठक, कुश्ती, मल्लखांब करते थे। मल्लखांब का विशेष प्रेम था, खुद अच्छा करते थे, लोगों को मल्लखांब सिखाते थे। बातें पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे मन में रजिस्टर नहीं होती, ऐसा लगता है कोई खास बात नहीं। हम जैसा सुनते हैं कि उनका पहला जीवन सारगाछी का, बाद में का प्रारंभिक, दोनों में उन्होंने पहले अखंडानंद जी की, बाद में डॉक्टर जी की बड़ी सेवा शुश्रूषा की। पढ़ते हैं क्या क्या किया होगा, इसका विचार करते हैं क्या? आ जाता है, ठीक है, सेवा शुश्रूषा की। अखंडानंद जी के यहां जब गए, वो सख्त परीक्षा लेने वाले थे। दो तरह से उन्होंने परीक्षा ली। अब ये बात अमिताभ महाराज ने बताई। एक तो पहले उन्होंने अपनी सेवा में गुरु जी को लिया ही नहीं। एक दिन रात को पुकुर यानी तालाब के किनारे आश्रम के सब बर्तन वहां रख दिए, पूजा के बर्तन, भोजन के बर्तन सब रख दिए। रात में वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजली नहीं, और ये सारे बर्तन स्वच्छ मांजना चाहिए ऐसा बताया। अब ये हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर रात भर सारे बर्तन स्वच्छ मांजते रहे अंधेरे में। परीक्षा थी। और एक प्रसंग में उनको बुलाया, खड़ा किया, ठहरो वहां। और खड़ा करने बाद देखा ही नहीं उनके तरफ। बाहर के लोग देते अरे इतना समय, 1 घंटे के बाद किसी ने कहा कि स्वामी जी तो खड़ा है। बोले मैंने जानबूझकर खड़ा किया। अच्छा भाई आओ, बोले काम करो। परीक्षा की बात थी। और वहां जो काम करते थे उसमें स्वामी जी के पूजा के उपकरण हर दिन मांजना पड़ता था। स्वामी जी के लिए रसोई स्वयं बनाना पड़ता था, जो परेश की रसोई थी स्वयं बनाना पड़ता था। पूरे आश्रम में झाड़ू लगाना पड़ता था, लकड़ी फोड़ना पड़ता था, कपड़े धोना पड़ता था, स्वामी जी के पैर दबाना पड़ता था। वो जब तक सोते नहीं तब तक स्वयं सोना नहीं, और उनके जगने के पहले स्वयं जग कर तैयार होना, ये करना पड़ता था। डॉक्टर जी की सेवा की। अब हमने पढ़ा है किताब में, सेवा की, ठीक है, अच्छा है, किंतु कितना कष्ट लिया होगा छोटी छोटी बातों में। ये सारा करना पड़ता था। शौच मुखमर्जन आदि की व्यवस्था करना, समय समय पर बराबर दवा है या नहीं देखना। किंतु डॉक्टर जी को पसीना बहुत आता था। हर 10-12 मिनट के बाद बनियान बदलना पड़ता था। तो जैसे ही पसीने से बनियान गीली हो जाती है, वो खोलना, दूसरी बनियान डालना, ये धोकर एकदम सुखाने के लिए डालना, मैंने लगातार इस तरह से, जिसको हम छोटे छोटे काम कहते हैं, ये किए।
हमारे मन में इसका कुछ महत्व नहीं। हम तो ये समझते हैं कि गुरु जी ने यदि छत्रपति शिवाजी का जयसिंह को पत्र लिखा, जयसिंह को जो पत्र है वो उन्होंने बताया कैसा है, उसके विषय में प्रवचन किया, वो तो हमारे मन में रजिस्टर होता है। लेकिन इन छोटे बातों का भी उनके व्यक्तित्व निर्माण में क्या परिणाम हुआ होगा, इसका विचार करने के लिए हम लोगों को फुर्सत नहीं। अब हम कहते हैं कि 33 साल तक भारत भ्रमण किया, हर साल 2 बार संपूर्ण भारत का प्रवास होता था। अब प्रवास किया, ठीक है, प्रवास किया यानी क्या क्या हुआ होगा। सब वाहनों का उपयोग किया। शुरू में 3rd क्लास से ही प्रवास होता था, बाद में जब कंधा दर्द करने लगा और डॉक्टर थकते हुए आ गए, उसके बाद फिर 1st क्लास का प्रवास शुरू हुआ। सब वाहनों का उपयोग करते हुए प्रवास, मोटर कार का उपयोग, साइकिल का उपयोग, टांगे का उपयोग, घोड़े का उपयोग, ट्रक का उपयोग और गार्ड के डिब्बे का भी उपयोग। और इसमें भी यदि मोटर से जा रहे, मोटर फेल हो जाती है, कहना कि हम पैदल चलते, यही रास्ता है, तुम्हारी मोटर ठीक हो जाएगी तो हमको रास्ते में ले लेना, पैदल चलना। फंक्शन पर जाना है, ठीक 6 बजे पहुंचना है, समय पर मोटर नहीं है, साइकिल उठाई, वहां फंक्शन पर पहुंच गए। केवल एक वाहन था जिसका उन्होंने बिल्कुल उपयोग नहीं किया, जिसके खिलाफ थे, वो आने मैन ड्रिवन रिक्शा, मनुष्य के द्वारा संचालित रिक्शा है उसका। लेकिन उसमें कहते थे कि इनका रिक्शा इसे छीन लिया जाएगा तो उनको वैकल्पिक रोजी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ऐसा कहते थे। लेकिन स्वयं कभी मैन ड्रिवन रिक्शा, मनुष्य संचालित रिक्शा में बैठे नहीं। यहां तक कि नागपुर के अंध विद्यालय के संचालक वामनराव वाडेगांवकर, वो भी स्वयं अंधे थे, उनको डोनेशन के लिए कुछ लोगों के पास जाना पड़ता था हर महीने में। गुरुजी ले जाते थे, साइकिल के डंडे पर बिठाकर ले जाते थे, रिक्शा नहीं किया। प्रवास बोलने के बाद कितनी कठिनाइयां बीच में आती होगी, इसका अंदाजा है क्या? रात रात जागरण होता होगा, रात में जा रहे हैं एक बड़े स्टेशन से दूसरे बड़े स्टेशन तक, बीच में कई स्टेशन आते हैं, हर स्टेशन पर स्वयंसेवक मिलने आते हैं, तो हर स्टेशन पर गुरुजी पहले बाहर आते थे। कैसे नींद आती होगी। पंजाब का प्रसंग सबके ख्याल में है। चहेडू के पुल पर आए, नीचे से बाढ़ का पानी बह रहा। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि उसमें यदि कोई गिर गया तो केवल वो डुबकियां लग जाएगा ऐसा नहीं, वो गड़प हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो ऊपर से रेलवे की थी वो केवल लाइन रही थी, जो उसके ये रहते हैं पटरियां, वो उखड़ गई थी। सब आकर रुके, अब आगे कैसे बढ़ना। गुरुजी ने कुछ नहीं, एकदम चलना शुरू किया। कैसे? रेलवे लाइन पर जिसके नीचे पटरियां नहीं, और वो रेलवे लाइनें भी लपक रही थी, कब नीचे गिर जाएगी, टूट जाएगी, इसका अंदाजा नहीं। थोड़ा जो पैर इधर उधर हो जाएगा तो ये भी बाढ़ के पानी में गड़प हो जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रसंग आए। तो वो प्रवास कर रहे थे, 2 बार भारत भ्रमण किया, ये तो बात अपने मन में बराबर ठीक आती है। भारत भ्रमण किया ने किस किस परिस्थिति में किया होगा इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी तो संघ शिक्षा वर्ग में बहुत कुछ व्यवस्था आई है, स्वाभाविक है। इतने साल से संघ शिक्षा वर्ग चल रहे, इसके कारण व्यवस्था 100% कैसे करना जानने वाले लोग अभी हो गए तो ठीक है। शुरू शुरू में तो नए नए थे संघ शिक्षा वर्ग, व्यवस्था कैसे लगाना ये भी वहां का सवाल था। हम इतना तो पढ़ते हैं कि 1934 में अकोला के संघ शिक्षा वर्ग में सर्वाधिकारी थे, 38, 39 या 40 में नागपुर में सर्वाधिकारी थे। अब जैसे मैंने कहा, उन दिनों की व्यवस्था, आज की स्थिति भिन्न है, उन दिनों की स्थिति, सब बातों का पायोनियरिंग करना था। तो सर्वाधिकारी थे इतना हमने समझ लिया, क्या क्या करते थे, विचार किया क्या। सभी स्वयं सेवकों से व्यक्तिगत परिचय कर लेना,
उनके वैयक्तिक, शारीरिक, पारिवारिक परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, चाहे भोजन व्यवस्था हो, रुग्णालय हो, यातायात की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, कैसी चल रही है देखना। रात में सब जो विभाग प्रमुख है उनके साथ थोड़ा समय तक बैठना। जो बाकी कार्यक्रम चल रहे, शारीरिक है, बौद्धिक है, होश है, गीत गायक वगैरह का है, ये भी ठीक है कि नहीं, इसका एक बार जांच कर लेना। रात में सबके साथ बात करने के बाद, पहले सब लोग सो जाते थे, बाद में विभाग प्रमुखों का बैठक, और उसके बाद फिर वो चक्कर लगाने के लिए निकलते। पहले रुग्णालय में जाना, देखना कि जो पेशेंट थे वो कैसे है, कोई सीरियस तो नहीं है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है। फिर भोजनशाला में जाना, काय के लिए, देखने के लिए कि आज का जो अन्न बचा है था वो ढककर रखा है या नहीं, क्योंकि ढककर नहीं रखा और कुछ गिर गया तो मुश्किल होगी। और जितने चूल्हे भोजनशाला में हैं, सब चूल्हे में जो अग्नि है वो पूरी तरह से बुझ गया है या नहीं, क्योंकि एक भी चूल्हे में यदि अग्नि बुझ नहीं जाता तकलीफ हो सकती है। और ये सारा देखने के बाद फिर देखना कि जिनको रक्षक के नाते रखा गया, गार्डिंग, वो सारे अभी कोई झपकी तो नहीं लगा रहा। इतना होने के बाद सब लोग बराबर सोए है या नहीं, यह देखकर फिर सोना, और सबके पहले जगकर नहाकर तैयार होना। मैंने कहा उस समय की परिस्थिति आज की बहुत फर्क है। आज सारी सिस्टम आ गई है, इसके कारण सारा जैसा का वैसा आज होना चाहिए, यह अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन पायोनियरिंग के दिन थे, सभी बातों की व्यवस्था कैसे करना ये स्वयं सीखना था, सिखाना था। को सर्वाधिकारी हो गए, इतना ही बोलने से काम नहीं चलता। अब बहुत सारा काम किया। अपने इधर ऐसा कहते हैं कि हीरा भी होता है, तो हीरे को कोंदन की आवश्यकता है। कोंदन होगा तो और भी चमकदार ऐसा दिखता है। जैसे हर एक श्रेष्ठ पुरुष का एक एक कुछ कोंदन होता है, उसके कारण वो एकम्पनिंग फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं। किंतु ये एकम्पनिंग फैक्टर्स कुछ थे, और उसके कारण उनके काम को किस तरह से सहायता हुई होगी, इसका कहीं हिसाब किताब है क्या? अब हमारे प्रचारक के नाते बहुत सारे जाते हैं, हर एक का पता है ये केरल में गया था, या पंजाब में गया था, या आंध्र में गया था। हमारे कृष्णराव जी मोहरी बिल्कुल प्रारंभ से डॉक्टर जी के समय से मजबूती से पैर गाड़ कर नागपुर में रहे, हमेशा डॉक्टर जी के साथ, बाद में गुरु जी के साथ। केवल 1946 में थोड़ा सा महाराष्ट्र में उन्होंने दौरा किया था, बाकी बाहर नहीं गए। यहां जो आते थे उनको पता था, लेकिन यहां का आकर्षण का केंद्र सबके लिए कुछ होगा कृष्णराव थे। हमेशा गुरु जी के साथ रहते थे। जब गुरु जी बाहर जाते थे तो गुरु जी के पब्लिक रिलेशंस, माने कहीं उपनयन के समय जाना है, कहीं मृत्यु संस्कार के समय जाना है, कहीं विवाह के समय जाना है, तो गुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में ही जाते थे। लोग भी समझते थे कि कृष्णराव आ गए हैं, गुरु जी आ गए, गुरु जी की हाजिरी लग गई। अब यहां पूजनीय ताई नागोबा की गली में रहती थी, पुराने लोग तो जानते थे। उनका जो निवास स्थान था उसका सारे योजना में, क्योंकि प्लानिंग नहीं था, स्वाभाविक रूप से क्या योगदान था इसकी कल्पना किताब पढ़कर आ सकती है क्या? नागोबा के गली का जो मकान था, टूटा फूटा मकान, जिसमें भाऊजी ताई रहते थे, ये पावर सेंटर था, शक्ति केंद्र था। स्वयं ताई से संबंधित सैकड़ों परिवार थे, सभी का वह केंद्र था। बाबा साहब देवरस मैनेजमेंट देखते थे, कृष्णराव मोहरी लाभाजी सकते, उस वहां का वायुमंडल ठीक है या नहीं देखते थे। लेकिन यहाँ आने वाले सभी लोग, सब लोग तो कार्यालय में भोजन और बाकी सब बातें नहीं करते थे, तो ऐसे जो लोग हैं वहां पहुंचते थे, हर दिन बहुत संख्या रहती थी। वो किला संभालना, इसका हमारे किताब में उल्लेख नहीं आ सकता। उनकी चचेरी बहन सुंदरताई टिकेकर, उनकी भांजी बच्चीताई सरवटे, कितना उनको प्रयास करना पड़ता था। सुंदरताई की मृत्यु जल्दी हो गई, बच्चीताई सरवटे ने आखिर तक किला संभाला। किंतु आने वाले सब लोगों का उसी तरह से स्वागत करना, कभी कभी रात रात जागरण करना पड़ता था। अब संघ कार्य में उसका कहीं उल्लेख ऐसा नहीं आ सकता।
लेकिन गुरु जी के दृष्टि से एक बड़ा फ्रंट, होम फ्रंट संभालने का काम जो अच्छी तय नहीं किया। ऐसे कई लोग जो है उनका मिलकर एक हीरे का कोंदन बनता है। इसके विषय में आधुनिक ढंग से वो चरित्र लिखा जाता है, उसमें कुछ उल्लेख हो सकता है क्या, हम लोग उसको समझ सकते हैं क्या? और यदि हम लोग उन बातों को नहीं समझे तो फिर व्यक्तित्व का समग्र दर्शन हमको हुआ, यह व्यक्तित्व कैसे बना या पूरी तरह से हम समझ सके, ऐसा हम अपने को खुद को बता सकते हैं क्या? अब जैसे गुरु जी के बारे में सारा जो चरित्र है हमने पढ़ा है, किंतु व्यक्ति दर्शन के नाते यदि हम देखें, कुछ बातें बहुत प्रसिद्ध है, कुछ बातें बहुत अप्रसिद्ध है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि ईश्वर कॉलेज में थे, ईसाई मिशनरियों का कॉलेज था, और प्रिंसिपल गार्डनर को उन्होंने बाइबल के बारे में कुछ चैलेंज किया और फिर उनको मानना पड़ा कि भाई गुरु जी का कहना ठीक था। उनको आश्चर्य हुआ, बाद में उनका स्नेह भी हुआ। किंतु आगे चलकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हिदायतुल्लाह, वो भी हमारे यहाँ लॉ कॉलेज में प्रोफेसर थे, मोहम्मदन लॉ पढ़ाते थे। मोहम्मदन लॉ के लॉ ऑफ सक्सेशन के बारे में उन्होंने कुछ कहा, गुरुजी ने उसका प्रतिवाद किया। उस समय वो स्टूडेंट थे लॉ कॉलेज के, उन्होंने उसका प्रतिवाद किया और जीव शास्त्र के आधार पर प्रतिवाद किया, और बाद में हिदायतुल्लाह को कहना पड़ा कि आपका कहना ठीक है। बाद में बड़ी दोस्ती हो गई, आगे चलकर गुरुजी और हिदायतुल्लाह बहुत मित्रता दोनों में हो गई। अब ऐसी जो कुछ घटनाएं, कहाँ इन सब बातों का उल्लेख हो सकता है? वो सबको संभाल कर चलते थे, ये तो है, लेकिन उनका स्पष्ट वक्तृत्व भी आवश्यकता होने पर प्रकट होता था। इसकी जैसे क्लियर कल्पना होनी चाहिए, और इसके कारण जैसे उदाहरण के लिए अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब दो बातें तो प्रसिद्ध है कि संगठन के अहिंदू सदस्यता के विषय में गुरुजी ने उनको क्या कहा, कश्मीर जाना नहीं ऐसा कहा, लेकिन उनको वो संदेशा देरी से मिला, ये तो सब जानते हैं। एक बात लोग नहीं जानते कि पहले श्यामा प्रसाद जी हिंदी में भाषण ही नहीं देते, क्योंकि अखिल भारत के स्तर पर नहीं आए थे। गुरुजी ने उनको कहा कि आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं बोल ही नहीं सकता, आई विल बी रिडिक्यूल्ड, लोग मेरा उपहास करेंगे। गुरुजी ने कहा उपहास हुआ तो भी चलेगा, बोलना पड़ेगा। और दो बातें बोले, मैं आपको बताता हूं। एक तो यह है कि आप हिंदी भाषा भाषी नहीं है, सब जानते हैं, इसके कारण आप अपने ढंग से बंगाली स्टाइल पर हिंदी गलती से भी बोलेंगे तो लोग उसका कौतुक करेंगे, बड़ा कुतूहल पूर्वक सुनेंगे। और दूसरा है बोले कि हमारी हिंदी भाषा ऐसी है कि इसमें कोई गलती कर ही नहीं सकता, नोबडी कैन कमिट मिस्टेक इन हिंदी, जो बोला जाता है वो हिंदी। मजाक में बोला। उनके आग्रह पर उन्होंने ये कहना, हिंदी में भाषण देना शुरू किया। लाल बहादुर शास्त्री के साथ संबंध थे, सब जानते हैं, किंतु दो बातें उतनी प्रसिद्ध नहीं है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हो तो वैसे उन्होंने ये कहना शुरू किया विनय के कारण, मैं तो छोटा आदमी, जवाहरलाल जी बड़े थे। पहले ही मुलाकात में गुरुजी ने कहा कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, व्यक्तिगत रूप से आप विनय दिखाइए, विनम्रता दिखाइए, अलग बात है, लेकिन आप जब भारत के प्रधानमंत्री और आप यदि कहेंगे कि मैं छोटा हूं, इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री छोटा है, तो ये कहने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है, आप ये कहना छोड़ दीजिए। तब से लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहना छोड़ दिया। लड़ाई के समय जो हुआ सब जानते हैं, क्या हुआ, कैसे बुलाया वगैरह। लेकिन लड़ाई के समय क्षत्रियधारी सैनिक पाकिस्तान के जब उतरते हैं तो उनको जो पकड़ के देगा उसको इनाम दिया जाएगा, ये लालच प्रलोभन सरकार के द्वारा घोषित हुआ। गुरुजी ने लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि अच्छा है क्या, वास्तव में पाकिस्तान के क्षत्रियधारी सैनिक यदि उतरते हैं तो उनको पकड़ के देना चाहिए। यह राष्ट्रभक्ति के कारण, एक राष्ट्रीय कर्तव्य के नाते हर एक के मन में आना ही चाहिए। आप उसको इनाम की लालच दिखाकर उसके राष्ट्रभक्ति को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो वो जो इनाम वाली बात थी वो भी पीछे हट गई। अब ये
वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानते हैं कि संबंध बहुत अच्छे थे, किंतु वो केवल गुड़ी गुड़ी टॉक नहीं था, मित्रता के थे। किंतु जब आवश्यकता थी तो स्पष्ट वक्ता इस नाते भी काम करना पड़ता था। दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। अब जवाहरलाल जी संघ विरोधी होने के कारण सारे आईएएस ऑफिसर्स, इनकी वृत्ति थी कि भाई संघ के लोगों को हैरेस करना। कहीं दंगा हुआ, 10 मुसलमानों को पकड़ा तो 10 हिंदू को पकड़ना ही चाहिए, वो गलती किए हो या ना किए हो। कई स्वयंसेवकों को पकड़ा। बाद में गुरु जी की उनकी गुरु जी ने कहा कि आपने हमारे स्वयंसेवकों को पकड़ा, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। बोले हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट आई है। गुरु जी ने कहा कि आप जरा उसकी जांच कीजिए। एक तो है कि आप इसका विचार कीजिए कि इस समय यूपी में दंगा फसाद करने से हिंदुओं का क्या लाभ है, वो क्यों करेंगे, एक। किंतु उससे भी ज्यादा आप जरा दंगों की लोकेशन देखिए। बैरिस्टर जिन्ना ने वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक जो कॉरिडोर मांगा था, तो उत्तर प्रदेश में उस कॉरिडोर का जो एरिया है उसी में ये सारे दंगे है या नहीं, जरा देखिए। तो वल्लभ भाई पटेल को नई बात लगी, उन्होंने नक्शा मंगवाया कि मैप मंगवाया और देखा तो सारे दंगे उसी क्षेत्र में हुए, स्वयंसेवकों की रिहाई हुई। मैंने ऐसा नहीं था कि वल्लभ भाई अपने तो काय के लिए इतना स्पष्ट वक्तृत्व, ऐसा नहीं। एक बार वैसे जवाहरलाल जी भी गुरु जी के साथ स्पष्ट वक्तृत्व दिखाते थे, वो भी गुड़ी गुड़ी टॉक नहीं करते थे। लेकिन एक बार लखनऊ में उनका भाषण था और उन्होंने कहा कि संघ फासिस्ट है। संयोग की बात थी कि दूसरे दिन ही दिल्ली में गुरु जी के और उनकी मुलाकात थी। तो गुरु जी ने उनको पूछा कि आपने संघ को फासिस्ट क्यों कहा। उनके ख्याल में आ गया कि हम रॉन्ग साइड पे आ गए। उन्होंने डोंट टेक इट सीरियसली, वो बोलते बोलते आवेग में आकर वो आ गया, डोंट टेक इट सीरियसली। किंतु छोड़ा नहीं। बाकी लोगों के साथ भी जो बात होती थी, अब ये जैसे मैंने राजनीतिक लोगों के उदाहरण दिए, धर्माचार्य पुरी के शंकराचार्य, वैसे तो गुरु जी चरण स्पर्श करते थे, लेकिन पुरी के शंकराचार्य को आदत थी, विद्वान थे ना, तो बात बात पर कहना कि इस विषय पर मैं आह्वान देता हूं कोई मेरे के साथ शास्त्रार्थ करे। गुरु जी ने कहा कि आप जगत गुरु है, जगत गुरु किसी के साथ शास्त्रार्थ का आह्वान किसको दे सकता है, आपके साथ कोई आह्वान आपका ले नहीं सकता। जगत गुरु होने के कारण आपने ये आदत छोड़नी चाहिए। पुरी के शंकराचार्य ने वो आदत छोड़ी। एक थोड़ी अच्छी नहीं ऐसी घटना कर्नावती में, अहमदाबाद में, द्वारका शंकराचार्य के बारे में। वो वहां गए, उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति अच्छी थी। अब उस प्रवृत्ति के कारण वो, जिसको आप सेवा बस्ती कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, हरिजन बस्ती कहते हैं, उसमें भी गए। लोगों ने बड़ा उनका स्वागत किया, इन्होंने भी तीर्थ प्रसाद दिया, दूसरे दिन अखबारों में आ गया, सारा हुआ। लेकिन कुछ सवर्ण उच्च वर्णीय तथा कथित, जिनको संगठन और राष्ट्र की फिक्र नहीं, अपना सामाजिक बड़प्पन जो चाहते, उन्होंने एकदम टीका करना शुरू किया। वे उनके भक्तों में से थे, उनका असर हुआ और इनके सचिव ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया कि शंकराचार्य गए ही नहीं थे, इतने घबरा गए। तो कुछ शरारती संपादक या करेस्पॉन्डेंट समाचार पत्रों के ऐसे थे कि जिन्होंने इनका सचिव का प्रतिवाद कि शंकराचार्य गए नहीं, और शंकराचार्य जब गए थे उस समय उसका फोटो दोनों साथ साथ प्रकाशित किया। ये घटना होती। उसके बाद बेंगलोर में गुरु जी के साथ मुलाकात है। गुरु जी ने कहा कि आपने क्या किया, आपकी क्या योग्यता है, आपने हिम्मत के साथ कहेंगे मैं गया था, मैं जाऊंगा, मैं जगत गुरु हूं, थोड़े लोगों का नहीं, संपूर्ण जगत का हूं। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य है वो अस्पृश्यों के बस्ती में जाते थे, स्पष्ट कहते थे कि मैं जाने वाला हूं क्योंकि मैं सारे जगत का गुरु हूं। आप कहें हिम्मत के साथ क्यों ऐसी बात नहीं करते। धर्माचार्यों को भी, राष्ट्रपति उस समय के डॉक्टर राधाकृष्णन से तो पहले से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही संबंध था। जब मुलाकात के लिए गए तो वो विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे और उसमें पूछा भी क्यों, बोले नहीं जरा आंख का ऑपरेशन करने के लिए जाना है। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। तो गुरुजी ने नम्रता के साथ कहा कि भारत के राष्ट्रपति आंख का ऑपरेशन करने के लिए उनको विदेश में जाना पड़ता है, तो हमारे देश में जो आई सर्जन है
इज इट नॉट ए स्लर ऑन देम, क्या उनकी इसमें बदनामी नहीं है? वो समझ गए। उन्होंने कहा भी आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ के सर्जन ने हमारा एक आंख का ऑपरेशन किया, वो आंख तो चला गया, तो मुझे डर हो रहा कि दूसरी आंख ऐसा ही हालत में हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। माने संबंध अच्छे, जो बोलते थे विनम्रता के साथ बोलते थे, सौम्य शब्द में बोलते थे, लेकिन जो बोलना है वो बोलते थे, पीछे कुछ छोड़ते नहीं थे, गुड़ी गुड़ी टॉक ऐसा नहीं था। इसके कारण जो सब लोगों के साथ संबंध, और इसमें जैसे मैंने कहा कि नेतृत्व के गुणों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, इसमें दोनों देखना पड़ता है। अपने वाले क्या मूल्यांकन करते, तटस्थ लोग क्या मूल्यांकन करते, अपने साथ दुश्मनी करने वाले क्या मूल्यांकन करते, सब तरह का देखना पड़ता है, तब उसका पता चलता है। अब जैसे नेहरू जी के बारे में मैंने कहा, पहली मुलाकात, एक कुल मिलाकर 3 बार मुलाकात हुई, पहली मुलाकात हुई तो बोलते समय उन्होंने भी स्पष्ट बात की, मुंह फटके जैसे, गुरु जी ने भी मुंह फटके जैसे बात की, दोनों ने एक दूसरे को कोसा। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपके संघ के लोग जो कर रहे हैं, यू आर ए ब्रूट फोर्स। गुरु जी ने उनको समझाने का प्रयास किया, वो मानने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो स्पष्टता जवाहरलाल जी ने बताई, किंतु व्यक्तिगत रूप से गुरु जी के बारे में क्या एटीट्यूड थी, समय दिया था। उस समय गुरु जी और आबाजी वगैरह पहुंच गए, किंतु कैबिनेट की मीटिंग में देर हो गई, तो समय के 5 मिनट पहले अपने सेक्रेटरी को फोन किया कि मिस्टर एमएस गोलवलकर को बुलाया है, वो आ जाएंगे, मेरी ओर से उनकी क्षमा याचना करना और कहना कि जरा कैबिनेट की मीटिंग लंबी हो गई, मैं अभी आता हूं, 10 मिनट में आ जाऊंगा। आए, पहले क्षमा याचना की, बैठ गए। अब कैबिनेट मीटिंग लंबी देर तक चली, इसके कारण सिगरेट वहां पीने का तो कोई संभावनीयता नहीं थी, तो सिगरेट की भी इच्छा हुई होगी। पहले पूछा, औपचारिक ढंग से पूछा होगा, लेकिन पूछा कि मैं स्मोक, सिगरेट निकाली। बातचीत जैसी थी वैसे, गुरु जी अपने ओर से मुंहफट थे, वो अपने ओर से मुंहफट थे। किंतु जैसे बात समाप्त हुई, पहुंचाने के लिए पोर्च तक आए, कार आई, कार का दरवाजा खोला, गुरु जी को बैठने के लिए बोला। इस तरह का व्यवहार था। एक बंगाल के विद्वान, अभी नए जो अपने स्वयंसेवक आए, उन्होंने नाम सुना नहीं होगा, हेमेंद्र पंडित करके थे। उन्होंने गुरु जी को गाली देने वाली एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एंड ऑफ ए ड्रीम, और उसमें कहा था कि ये तो ऐश आराम में चलने वाले व्यक्ति है, ऐसा माने। तो वो सब लोगों के पास उसने भेजी थी, श्यामा प्रसाद जी के पास भेजी थी, जवाहरलाल जी के पास भी भेजी थी। श्यामा प्रसाद जी जवाहरलाल जी को मिलना है, तो उनके टेबल पर वो किताब थी। तो श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं क्या? जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, मैंने देखा, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा नहीं। तो क्यों? तो बोले मेरा गोलवलकर से मतभेद है, लेकिन ये जो लिख रहा वो ठीक नहीं है। पर्सनली मैं जानता हूं कि ही राष्ट्रीय, इसने गलत लिखा है, शरारत के कारण लिखा है। उन्होंने वो किताब पढ़ी नहीं। माने वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, व्यक्तिगत एक दूसरे की मर्यादा कैसे संभालते थे ये एक तरफ। अपने समर्थक, विरोधक और तटस्थ लोग, इनकी अलग अलग प्रतिक्रिया कैसी है, ये थोड़ा सा मूल में पढ़ना उचित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि ऐसा ऐसा इसने कहा, ये नहीं, मूल में ही मैं पढ़ना उचित समझता हूं। लेकिन तीनों तरह की प्रतिक्रियाएं, सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया पढ़ता हूं अपने परम पूजनीय बाबा साहब देवरस। मृत्यु के बाद जो सभा हुई थी उसमें परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ कार्य की नींव डाली, किंतु संघ कार्य के विस्तार के सच्चे शिल्पकार श्री गुरु जी थे। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि जिसने श्री गुरु जी ने इतना प्रवास अपने देश में किया होगा। एक वर्ष में 2 बार भारत भ्रमण, यह उनका क्रम था। उनका दूसरा विक्रम यह था कि देश के अनेक व्यक्ति और परिवार, इनके साथ व्यक्तिगत स्नेह संबंध जितना गुरु जी का था उतना दूसरे किसी भी संगठक का नहीं होगा। उनका तीसरा विक्रम
पत्र लिखने का था। अपने खुद के हस्ताक्षर से अपने अनुयायियों को श्री गुरु जी ने जितने पत्र भेजे उतने दूसरे किसी भी नेता ने भेजे नहीं होंगे। उनका कर्तृत्व अपूर्व था। समग्र भारतवर्ष में उन्होंने संघ का कार्य खड़ा किया। उनके आदर्श के कारण संपूर्ण देश में एक विशेष वायुमंडल निर्माण हुआ। जब किसी भी संगठन में छोटों से लेकर बड़ों तक सब लोग एक विशिष्ट व्यवहार करते हैं, तब उस संगठन का वायुमंडल तैयार होता है। आज संघकार का जो विलोभनीय तथा प्रशंसनीय स्वरूप दिखता है, उसका संपूर्ण श्रेय श्री गुरु जी को है। श्री गुरु जी श्रद्धांजलि विशेषांक, तरुण भारत, पुणे। पूजनीय महात्मा गांधी दिनांक 16 सितंबर 1947 को दिल्ली के भंगी कॉलोनी में संघ के स्वयंसेवकों के सामने भाषण देते हुए पूजनीय महात्मा जी ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व मैंने संघ के शिविर को भेंट दी। उस समय संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी वहां थे। आप लोगों का अनुशासन, स्पृश्य अस्पृश्य भावना का संपूर्ण अभाव और कमाल की सादगी, इनके कारण उस समय में प्रभावित हुआ था। उसके पश्चात संघ की बहुत प्रगति हुई है। सेवा का उच्च ध्येय तथा त्यागी वृत्ति से युक्त यह संगठन वर्धिष्णु ही रहेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। अब श्री गुरु जी गांधी जी के बारे में कहते हैं। दिनांक 6 अक्टूबर 1969 को गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रकट भाषण करते हुए श्री गुरु जी ने कहा, मैं महात्मा गांधी जी से अनेक बार मिला हूं, उनसे बहुत बातचीत की है। गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए, उनके अध्ययन से मैं विचार प्रकट कर रहा हूं और इसी कारण गांधी जी के विषय में अंतःकरण पूर्वक अतीव आदर मेरे मन में है। मेरी और गांधी जी की अंतिम भेंट 1947 में हुई थी। महात्मा जी ने उस दिन अपनी प्रार्थना सभा में मेरे नाम का गौरवपूर्वक उल्लेख करते हुए मेरे विचार लोगों के सामने रखे थे और प्रार्थना की थी कि देश की बदनामी बंद करो। उस महात्मा ने अपने मुख से मेरा यह गौरवपूर्वक उल्लेख किया। इस कारण मेरा भाग्य उज्जवल हुआ, ऐसा समझता हूं। वो सांसद नहीं थे, सब जानते। तो भी मृत्यु के पश्चात भारतीय संसद के दोनों हाउसेस ने उनको श्रद्धांजलि दी। उस समय इंदिरा जी का जो भाषण हुआ वह भी सब लोगों ने पढ़ा, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अब विभिन्न दलों के लोग हैं, संघ पर टीका भी करते हैं। व्यक्तिगत कुछ संबंध है, व्यक्तिगत मूल्यांकन गुरु जी का उनके मन में क्या था, उदाहरण के रूप में बताऊं। नागपुर भट्टाटे अपने प्रांत संघ चालक, इनके आग्रह पर डॉक्टर मुंजे स्मारक समिति का निर्माण हुआ। उन्होंने आग्रह किया, इसलिए अनिच्छा से, इच्छा न होते हुए अध्यक्ष न के नाते गुरु जी आए, दिल्ली आए थे। फिर हम लोगों को कहा कि जरा जगजीवन राम इस समिति में आ जाएगा तो अच्छा होगा। लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता, अभी तो इंदिरा गांधी का साम्राज्य चल रहा, जगजीवन राम जी हिम्मत ही नहीं कर सकते, नहीं तो उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो गुरुजी ने उनको कहा कि आप जरा जाकर देखो क्या कहते हैं। अब मेरे जगजीवन राम जी के भी संबंध ऐसे थे कि फोन करके जाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं कभी भी जा सकता था। वो काम में रहते थोड़ा रुकना पड़ता था, बाकी वैसे ही जा सकता था। मैं गया तो वो पोर्च में उनकी मोटर खड़ी थी, वो सीढ़ी उतर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई आप आ गए, क्या मामला है? हमने कहा थोड़ी बात। बोले मैं तो पार्लियामेंट जा रहा हूँ, पहले बैठक है। बोले छोटी सी बात होगी तो ऐसा करो, कार में बैठो, जाते जाते बात करेंगे। कार में बैठ गए, मैंने बात शुरू की। अब ऐसा है कि उनके घर से पार्लियामेंट आने में ज्यादा देर नहीं लगती,
तो मैं थोड़ा लंबा बोलने लगा कि भाई वो समिति ऐसी हुई है, वो घटाटी जी ने की है, गुरुजी उसके चेयरमैन है, लेकिन ये संघ की संस्था ने। उन्होंने कहा अरे भाई ये लंबी कहानी मत बताओ, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तुमने कहा मैं चाहते हो कि आप कमेटी के मेंबर बने और जो अपील होगी पैसे के लिए उस पर आपका हस्ताक्षर है। बोले आपके गोलवलकर जी ने कहा है क्या ऐसा? हमने कहा। तो फिर बोले पूछने की क्या बात है, कागजात मेरे पास भेज दो। कागजात भेज दिए, उनके हस्ताक्षर हुए और आप वो अपील छपी हुई सब लोगों ने देखी, जिसमें चेयरमैन के नाते एम.एस. गोलवलकर का नाम है, सामान्य सदस्य के नाते जगजीवन राम जी का नाम है। कोई अपेक्षा कर सकता है? और कोई उन्होंने चर्चा नहीं की, इतना ही पूछा गोलवलकर जी ने कहा है क्या? कहा है, तो फिर भेज दो। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किसी भी कागज पर जिसमें पैसे की अपील हस्ताक्षर नहीं करते थे, लेकिन जब इस समिति की बात आई, लोगों ने कहा कि गोलवलकर जी इसके अध्यक्ष है, खटाक से सिग्नेचर कर दी। बोले मुझे इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं लगती। डॉक्टर लोहिया मुंहफट के नाते बहुत प्रसिद्ध थे, वो किसी को नहीं बख्शते थे। उनके खास लेफ्टिनेंट आज राजकोट में है, संन्यास लिया है, माधवानंद उनका नाम है और आश्रम वगैरह है। वो बताते हैं वो उस बैठक में थे। लोहिया जी पार्लियामेंट के मेंबर के नाते आए चुनकर। उस समय सब लोग बैठे, चाय मिठाई वगैरह हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, गपशप में राजनारायण आरएसएस पर बरस पड़े, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब वो गोलवलकर के बारे में बोलने लगे, डॉक्टर लोहिया ने उनको मना किया। माधवानंद वहां थे, डॉक्टर लोहिया ने कहा भाई आरएसएस के बारे में तो सब ठीक है, लेकिन गोलवलकर के बारे में मत बोलो, मैं जानता हूं वो क्या है। डॉक्टर लोहिया ने मना किया। वैसे कम्युनिस्टों का विरोध होते हुए भी उनके नेता जब संपर्क में आते थे तो क्या होता था, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बताता हूं। संघ का विरोध, कम्युनिस्टों के नेता आज भी है, इनका नाम है अशोक मित्रा। कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक आजकल के 9 जून 1991 के अंक में उन्होंने गाय की कहानी, गुरु की कहानी इस शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में गोहत्याबंदी आंदोलन का उल्लेख किया गया है। 7 नवंबर 1967 को संसद मार्ग पर हुए गो भक्तों के हत्याकांड के बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति में पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ज्येष्ठ भ्राता न्यायमूर्ति रमा प्रसाद मुखर्जी और श्री गुरु जी को विशेष रूप से शामिल किया गया था। यह उल्लेख करते हुए डॉक्टर अशोक मित्र ने अपने लेख में लिखा है, हमें सबसे अधिक आश्चर्य में डाला श्री गुरु जी ने। उनकी उग्रता के विषय में बहुत सुना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठा पुरुष एक साथ ही अंधभक्ति तथा गंभीर आतंक के भी केंद्र बिंदु थे, किंतु मेरी सभी धारणाएं गलत निकली। मैंने पाया कि श्री गुरुजी आवश्यकता से अधिक कभी नहीं बोलती थी, किंतु आवश्यकता अनुसार अत्यंत विनम्र और आग्रहपूर्वक बोलते थे। यदि किसी के विचार और अभिव्यक्ति उन्हें पसंद नहीं आती थी तो भी उसके प्रति उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता था। वे भारतवर्ष की प्रायः सभी भाषाएं जानते थे। मेरे साथ में वो बंगाली भाषा में बोलना पसंद करते थे। ये मेरी धारणा विषवत थी, किंतु उनकी विनम्रता और सौजन्यता से मेरी सभी पूर्व धारणाओं को संदेह में डाल दिया। उक्त समिति की बैठक में भाग लेने वे जितने बार आए, मुझे कभी उग्र दिखाई नहीं दिए। उनका आचरण पुरी के जगत गुरु के आचरण के ठीक विपरीत था। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनके, मैंने गोलवलकर जी के व्यवहार ने मुझे मुग्ध कर दिया था। तब संभवतः मुझे यह कल्पना नहीं थी कि उनसे मुझे अभी और भी मोहित होना पड़ेगा। उपरोक्त समिति के भंग होने के लगभग 1 वर्ष बाद एक संध्या समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दक्षिण एक्सप्रेस या किसी अन्य ट्रेन द्वारा मैं संभवतः भोपाल जा रहा था।
दो शायिकाओं वाले कूपे की एक शायिका पर मैं बैठा था। थोड़ी ही देर में दूसरी याचिका के यात्री आए। वे कोई और नहीं अपितु श्री गुरुजी थे। उन्हें संभवतः झांसी जाना था। मुझे देखते ही उन्होंने अंक में भर लिया। मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ किया। समिति तथा देश की विभिन्न समस्याओं के विषय में कुछ चर्चा की। वे अत्यंत नम्रता के प्रतीक थे। मैं आयु में उनसे छोटा था। एक ज्येष्ठ भ्राता से जो स्नेह मिलता है, वही मेरे प्रति उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण था। गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे बाहर का अंधकार बढ़ने लगा था। बात बंद हो गई थी। कुछ समय बाद अपने ब्रीफ केस से एक पत्रिका निकालकर मैं पढ़ने लगा। मैंने देखा श्री गुरुजी भी एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे थे। यह मेरे और आश्चर्य की बात और चकित होने का समय था। सनातन धर्म के उग्र ध्वजाधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान पुरुष के संबंध में मेरी धारणा थी कि वे यदि कोई धार्मिक पुस्तक या हिंदू दर्शन के विषय में कोई जटिल ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, किंतु मुझे आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उनके हाथ की पुस्तक अमेरिका के हेनरी किलर का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास था। बस शेष स्वयं समझ ले। सत्य छिपाने से क्या लाभ। उस समय श्री गुरु जी के प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। ये कम्युनिस्टों के बंगाल के प्रमुख नेताओं में से। अब गुरु जी को विरोध करने वाले जो लोग थे, सबसे ज्यादा ब्लिट्ज नाम का जो पत्र था उसने विरोध किया। मूल अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में उसका पढ़ लेता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता गुरु माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर की मृत्यु के बाद संघ अनाथ हो गया, ब्लिट्ज कहता है। यह गुरु जी थे जिन्होंने अपरिपक्व संगठन को भारतीय राजनीति में प्रभावी एवं शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने उनकी दृढ़ मान्यताओं तथा सशक्त व्यक्तित्व के अनुरूप श्रद्धांजलि प्रकट की है। उनसे सहमत न होते हुए भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके विषय में उनके अनुयायियों को अपनी संवेदना प्रकट की है। निकट अतीत में किसी भी अन्य नेता माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की भांति अपने अनुयायियों में अनुत्तरित आज्ञाकारिता और स्वयं प्रेरित इच्छा शक्ति जागरूक नहीं कर सका। उनका नेतृत्व रिमोट कंट्रोल पर आधारित नहीं, बल्कि सजीव संपर्क पर आधारित था। प्रत्येक स्वयंसेवक उनको अवतारी पुरुष मानता था, उनके शब्द को ही कानून मानता था। संगठन के नेता के प्रति नितांत श्रद्धा के अनेक कारण हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास को कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन उद्देश्य के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार थे। उन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। चाहे उनकी विचारधारा पुनरुत्थानवादी या सांप्रदायिकता की है, उनके बारे में दो मत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक निष्ठा भाव से संघ को खड़ा किया। इस पर दो मत नहीं हो सकते। यहाँ का ऐसा कोई भाग नहीं जहां वे कई बार न गए हो। अति सम्माननीय पुरुष के नाते वे संघ को
उसी प्रकार चलाते थे जैसा कि कोई पुराना गडरिया भेड़ों के झुंड को चलाता है। उनका व्यक्तिगत जीवन सादगीपूर्ण मितव्ययी था। उनकी संगठनात्मक क्षमता किसी से भी कम नहीं थी। अपने आदर्शों का पालन करने में निस्वार्थ भाव से वो चलते थे। उनके हृदय में थकावट नहीं थी, उनके शब्दों में कमजोरी नहीं थी, उनके माथों पर परेशानी नहीं थी। वे प्रभावशील व्यक्तियों को आह्वान करते थे और बहादुर लोगों में नई स्फूर्ति पैदा करते थे। क्या ही उनका अन्य राजनीतिक नेता भी उनके जैसा समर्पित जीवन प्रस्तुत कर अपने समर्थकों का मान और विश्वास प्राप्त करते। अंत में एक श्रेष्ठ पुरुष श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो कहा वो पढ़ता हूं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं, जिनका समस्त जीवन समर्पित है, अर्थात जो अपने स्वार्थ के निमित्त कुछ भी नहीं करते, जिनका सब समय परमार्थ के कार्यों में ही व्यतीत होता है, जो 8 प्रहर 64 घड़ी परोपकार की ही बात करते हैं, जिनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, भाषण करना, लिखना पढ़ना परमार्थ के लिए, दूसरों के उपकार के ही लिए होता है, ऐसे संत पुरुष समाज में विरले ही होते हैं। वे अपने कर्मों के भोगों के निमित्त अवनी पर अवतरित नहीं होते। वे तो कारक पुरुष होते हैं, भगवान की विशेष विभूति होते हैं, परमात्मा की ओर से विशेष कार्य जाते हैं। उनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। वे सूर्य, चंद्र, सुमेरु, हिमालय, गंगा, यमुना के समान सबके होते हैं। जितने समय के लिए उन्हें भेजा जाता है, उतने समय तक वे निरंतर पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है, वे एक अज्ञान पथिक की भांति चुपचाप उठकर चले जाते हैं। न तो उन्हें अपने कर्तृत्व कर्मों के प्रति ममता होती है और न अपने कर्तृत्व का अभिमान ही होता है। वे अहंता ममता से शून्य निर्लिप्त भाव से जगत में आते हैं। उनके मानो कोई सगे संबंधी होते ही नहीं, या फिर सभी उनके सगे संबंधी होते। वे वसुधैव कुटुंबकम के उपासक होते हैं। ऐसे परोपकारी पुरुष नर नहीं नारायण ऐसे स्वरूप में होते हैं। हमारे श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी ऐसे ही महापुरुषों में से थे। अंत में गुरु जी का अंतिम संदेश सबके लिए जो है उसको बिल्कुल संक्षेप में पढ़कर मैं ये पूरा करूंगा। 73 के प्रतिनिधि सभा में उनका जो भाषण हुआ वही अंतिम भाषण था। उसमें वो कहते, साथ ही हमें ख्याल रखना चाहिए कि शाखा के बिना हम भिन्न भिन्न कार्य नहीं कर पाएंगे। जहां अपनी शाखा अच्छी तरह से चलती है, वहां पर कोई भी कार्य उठाया तो हम उसे निश्चय पूर्वक सफल कर सकते हैं। अतः संघ शाखा के कार्यक्रम, उसकी आचार पद्धति, स्वयं सेवकों का व्यवहार, स्वयं सेवकों का स्वभाव तथा उनका गुणोत्कर्ष आदि बातों की ओर हम ध्यान दें और उनका प्रसार और दृढ़ीकरण करने का एकाग्र चित्त से प्रयास करें। इतना हम लोग यदि करेंगे तो सब क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे। और जितना यह कार्य दृढ़ता से चलेगा और उसे हम एकाग्र चित्त से करेंगे, उतना अपने लिए सर्वदूर विजय ही विजय है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं।